Hello students, today we are going to start surface chemistry part 2 and it means lecture number 2. In previous lecture we studied of the many things that what is the surface chemistry, what is the surface phenomena, examples, adsorption, absorption, desorption, absorption, type of adsorption, and today we are going to discuss mainly two topics, that is number one is factor affecting the adsorption. It means in which factor adsorption depends, and number two is the adsorption isotherm. Today we are going to discuss these two topics mainly. First, adsorption can be divided into two parts: when gas adsorb on the solids, and number two, when solute adsorb on the solid from the solution. यानी कि दो केसेस हम लेने वाले हैं. पहले हम थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं एडजॉर्प्शन को थोड़ा सा. देखिए ये हमारे पास एक सॉलिड है, क्योंकि हम सॉलिड का केस ले रहे हैं, तो ये एक हमने ले लिया सॉलिड. और हम दो केसेस करेंगे. पहला केस है कि जब हम इसके कांटेक्ट में गैस को लाएंगे तो गैस क्या करेगी, इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी. पहला केस है. दूसरा केस है जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे. तो पहला केस देखते हैं कि जब हम गैस को कांटेक्ट में लाएंगे तो गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब होने लगेगी, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट. ये दो पार्ट पहले हम समझ लेते हैं. जिसपे एडजॉर्प्शन होता है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जो एडजॉर्ब होता है उसको हम एडजॉर्बेट कहते हैं. तो इन दिस केस एडजॉर्बेट इज द गैस and adsorbent is the solid. So on which factor the adsorption of the gas on the solid is depend, we are going to discuss. These are the following factors. Number one, nature of the adsorbate. Nature of the adsorbate. Here adsorbate is a gas, so it means we can say in this case we can, क्योंकि adsorbate is a gas, तो हम यूं कह सकते हैं this is depend on the nature of the gas. अब गैसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक वो गैसें हैं जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, यानी गैस को इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसी कौन सी गैसेस हैं, जैसे अमोनिया है, जैसे CO2 है, जैसे HCl है. ये कुछ गैसेस हैं जो इजीली लिक्विफाई. कुछ नॉर्मल गैसेस हैं, नेचुरल परमानेंट गैसेस है, जैसे O2 है, NO2 है. ये बहुत लंबी रेंज तक गैस बनी रहती है. तो जो इजीली लिक्विफाइंग गैसेस हैं वो ज्यादा एडजॉर्ब होती है, और जो इजीली लिक्विफाइंग गैसेस नहीं हैं वो कम एडजॉर्ब होती है. अगर इन दोनों का कंपैरिजन एक ही सरफेस पे हम करें तो ये जल्दी एडजॉर्ब होगी और ये बाद में होगी. अब इजीली लिक्विफाइंग का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर. ये एक टेक्निकल वर्ड है जिससे हम किसी क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी ही ज्यादा एडजॉर्ब होगी. ऐसा एक्सपेरिमेंट से प्रूव है. अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर. क्या होता है, जैसे जैसे हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. लेकिन एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर बढ़ा ले उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा रेंज तक आप प्रेशर डाल सकोगे, और प्रेशर जितना डालोगे गैस उतनी ज्यादा एडजॉर्ब होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, जो इजीली लिक्विफाई होती है वो ज्यादा एडजॉर्ब होंगी, जो परमानेंट गैसेस हैं वो कम एडजॉर्ब होंगी. नंबर टू, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट. दूसरा पॉइंट आ गया, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट. इन दिस केस दैट इज अ सॉलिड. वी आर टेकिंग द सॉलिड. अब आपने सेम गैसेस ये ली है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है ना ये कैसी है. अब इसके अलग अलग केस हम डिस्कस कर सकते हैं कि दो चीजें हमने ले ली. जैसे एक ले लिया एक्टिवेटेड चारकोल, वेटेड चारकोल, और दूसरा केसेस हम ले रहे हैं फाइनली डिवाइडेड तो देखिए हम अब बात कर रहे हैं
नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट की, यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल और फाइनली डिवाइडेड मेटल, दो हमने एडजॉर्बेंट ले लिए हैं। अब सेम केस है हमारे पास, वही दो गैसेस है। एक गैसेस वो है जो इजीली लिक्विफाइंग है और दूसरी वो है जो परमानेंट गैसेस है। तो अगर आप इजीली लिक्विफाइंग गैसेस की बात करते हैं तो अगर आपने इन दोनों को लिया एक्टिवेटेड चारकोल के साथ, तो इनमें से इजीली लिक्विफाइंग गैसेस एक्टिवेटेड चारकोल पे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। इफ यू आर टेकिंग द परमानेंट गैसेस देन दे आर एब्जॉर्ब ऑन द फाइनली डिवाइडेड मेटल, यानी कि अगर एडजॉर्बेंट को आप बदल दोगे, गैस सेम रखोगे, तो भी एडजॉर्प्शन का रेट डिफर करेगा। टू पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड का क्या है, देखिए ये जो एरिया है एडजॉर्बेंट का, जहां पर ये गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो ऐसा एरिया जो कि एडजॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया। तो स्पेसिफिक एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे, यानी कि वो एरिया जहां पर गैस एडजॉर्ब, सारी जगह नहीं हो सकती, जहां पर हो सकती है वो साइट्स जहां पर गैस एडजॉर्ब होगी, तो स्पेसिफिक एरिया इंक्रीजेस, इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे स्पेसिफिक एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम इसके स्पेसिफिक एरिया को बढ़ा सकते हैं। एक होता है चारकोल और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो अगर हम चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल का कंपैरिजन करें तो एक्टिवेटेड चारकोल का या पोरस चारकोल का स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पोरस से साइट्स ऐसे डेवलप हो जाती है जहां पर एडजॉर्प्शन इजी हो सकता है। तो यू कैन कन्वर्ट चारकोल इनटू द एक्टिवेटेड चारकोल टू इंक्रीज द रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। ये भी सेम वही एक तरह से फैक्टर है, एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर देना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके पास चारकोल है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल में। अब दोनों चारकोल ही है, तो इनमें फर्क क्या है, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब इसको करते क्या है, ये सिंपली जो चारकोल होता है उसको हम हीट करेंगे और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एक्टिवेटेड चारकोल। होता क्या है, उसके अंदर जो कई साइड्स पे कई एलिमेंट्स या केमिकल जमा हैं या वो इवेपोरेट वहां से निकल के हट जाते हैं, तो वहां पोरस क्रिएट हो जाता है और साइड्स क्रिएट हो जाती है जहां पर कि एडजॉर्ब आने वाली गैस, दूसरी गैस आके उस पर जमा हो सके, तो एक्टिवेट होने पर वो ज्यादा करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की हमने बात की है कि हमने पढ़ा था दिस इज ए एक्सोथर्मिक, कौन, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इसके दौरान हीट रिमूव होती है। अब सीधी सी बात है, ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप वो काम करो, कोई भी चेंज अगर सिस्टम पे करोगे तो वो उस जगह जाएगा जहां पे वो चेंज रिमूव हो सके। तो यहाँ पे रिएक्शन से पहले ही एनर्जी बाहर निकल रही है, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो बैकवर्ड डाइग्रेशन जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज, इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे यानी बहुत सारे पार्टिकल आएंगे और पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो यहाँ एडजॉर्प्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इट मीन्स एज वी प्रेशर इंक्रीजेस, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो प्रेशर जो बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। ये हमने इसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है, केवल यहाँ प्रेशर के जगह पर हम कंसंट्रेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंसंट्रेशन का। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बाकी सारी चीजें सेम रहेगी कि यहाँ गैस का प्रेशर होता है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा।
अब बात आती है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या? वो रिलेशन ही है कि कैसे प्रेशर पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, इससे पहले एक टर्म हमको समझनी पड़ेगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है क्या? देखिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये है कि ये हमने ले लिया एडजॉर्बेंट, बैंड, और यहां पर ये हमने गैस ले ली जिसको हम बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। ये दो चीजें हमने ले ली। सपोज जो गैस एडजॉर्ब हुई है, जो एडजॉर्बेट है वो X है और एडजॉर्बेंट है वो M है। तो इसका जो रेशियो होगा X अपॉन M, दिस इज नॉन एज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। दिस इज नोन एज अ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ लीजिए फिर से कि आपने एक मास ले लिया एडजॉर्बेंट का, और उस मास पर कितना एडजॉर्बेट यानी कि जो गैस है एडजॉर्ब हो रही है, उसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब ये इसी को ही हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं कि इन्होंने क्या है कि ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर से कैसे रिलेटेड है, यानी प्रेशर से इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसी को ही हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ लिखा है आइसोथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका जो रिलेशन है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और किसका रिलेशन? प्रेशर का। किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रिलेशन है उसी को हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। अब यहां दो तरह के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। एक है फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और दूसरा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। दो तरह के आइसोथर्म है, एक है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ हमारे जो सिलेबस में है वो केवल ये है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या? वही बात की टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो 1909 में फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट किया और रिलेशन डेवलप किया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का किसके साथ? प्रेशर के साथ। और वो क्या था? इन एट कांस्टेंट टेम्परेचर K/P1/N। ये एक रिलेशन इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप किया फ्रेंडलिच ने, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं X अपॉन M इज प्रोपोर्शनल टू P1/N। ये इस तरह से भी, और कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, तभी ये आइसोथर्म कहलाएगा। अब बात ये है कि देखिए है क्या, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के लिए हम इसमें ग्राफ, एक कर्व डेवलप करेंगे, और वो कर्व क्या है? यहां हमने ले लिया X/M। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड हियर वी आर टेकिंग द दैट इज द प्रेशर। दिस इज द प्रेशर and this is extent of एडजॉर्प्शन। ये हमने ले लिया है, और उन्होंने इस तरह से ग्राफ डेवलप किए। तो उन्होंने ग्राफ देखा तो इस तरह के ग्राफ आए।
इस तरह के ग्राफ इन्होंने डेवलप करे, मतलब इस तरह के ग्राफ इन्होंने निकले। अब इसमें क्या है देखिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, अब देखो इसमें ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ग्राफ नीचे आता जा रहा है। यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो प्रेशर के साथ साथ वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम अलग अलग टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ लेंगे तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन कम होता जा रहा है। अब देखिए इसमें से हमने बहुत सारे ग्राफ देखे थे, किसी एक ग्राफ को ले लेते हैं, एक ग्राफ से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से बना देते हैं हम इसको, और वो क्या है देखिए, ये हम ग्राफ खींचेंगे, यहाँ हमने ले लिया P, यहाँ ले लिया हमने x/m, और हम देखो ग्राफ किस तरह का आ रहा है, ये इस तरह का आ रहा है, ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है। देखो अब इस ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है हमें, ये 0 है। अब अलग अलग कंडीशन, यहाँ 3 कंडीशन हमें समझनी होगी। एक ये एट लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या है, कम है, जब प्रेशर कम होगा तो जब कम प्रेशर पे क्या हो रहा है देखिए, जब प्रेशर कम है यानी कम है तो इस समय देखिए लीनियर आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब ये है इस कंडीशन में x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, यानी ये p से डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे p बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। ये कंडीशन है एट लो प्रेशर। अब देखिए थोड़ा हाई पे, यहाँ हम लिख सकते हैं x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 कि डायरेक्ट। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और एक जगह आकर एक प्रेशर ऐसा आएगा तब जाकर ये एडजॉर्प्शन रुक जाता है और ज्यादा एडजॉर्ब नहीं होता। देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एक सरफेस है उस पर आप प्रेशर डाल रहे हो गैस का तो पार्टिकल एडजॉर्ब होते जा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति आ गई जब सारी सरफेस को उसने कवर अप कर लिया है गैस ने, तो अब और ज्यादा गैस उस पर एडजॉर्ब नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। और इस पॉइंट को हम इस तरह से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा PS प्रेशर, ये इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर, इसको हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, जिस पर और एडजॉर्प्शन नहीं होता है। अब देखिए दूसरी बात आ गई ये, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो उसके एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर p0। इसका मतलब ये इससे फ्री हो गया है, इस पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे एट, यह है लो प्रेशर, ये हो गया एट हाई प्रेशर। देखो दूसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर क्या है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p0, यानी ये इससे इंडिपेंडेंट हो गया। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाइए कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ के केस में क्या है देखिए, एक जगह वैल्यू हो गई p की 1, यहाँ वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ वैल्यू आ रही है 0। यहाँ 1 पे डिपेंड कर रहा है, 0 पे डिपेंड कर रहा है। ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ किसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/n की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 1/n की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ 1/n की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब हम बीच वाले की एट मॉडरेट प्रेशर। अब एट मॉडरेट प्रेशर पे कौन सा रिलेशन काम करेगा, यहाँ काम करेगा x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और यहाँ 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होने वाली है, 0 से 1 के बीच में होने जा रही है, या कह सकते हैं n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होनी चाहिए। और स्पेसिफिक हम इसको कहें तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू
टू होना चाहिए। और या हम इसको यूं कह सकते हैं 1/n की वैल्यू 0.12 0.5 तक होती है। देखिए यहाँ 0 यहाँ 1, तो इसकी इन बिटवीन होगी ना ये रिलेशन। तो इन बिटवीन कितनी हो सकती है? 0.1 से 0.5 तक हो सकती है इसकी वैल्यू। तो मॉडरेट पे ये रिलेशन आ जाएगा x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। तो ये हमारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इसी से हमें समझ में आ रहा है कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म प्रेशर का रिलेशन बना रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। और वो लिमिटेशन यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ देखिए जब हाई प्रेशर पर फ्रेंडलिच आइसोथर्म काम नहीं करता है, क्योंकि कि ये दिखा रहा है प्रेशर से रिलेशन, और हाई प्रेशर पर इसका रिलेशन खत्म हो जाता है। यानी आप कितना ही प्रेशर डालो एक बार मैक्सिमम प्रेशर करने के बाद, उससे एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसकी एक लिमिटेशन लिख सकते हैं, और वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन फ्रेंडलिच आइसोथर्म do not follow at high pressure। फ्रेंडलिच आइसोथर्म हाई प्रेशर पे फॉलो नहीं होता है। तो ये हमारा था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए एक और आइसोथर्म हमने पढ़ लिया। अब यहाँ हमारे पास तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन सी हैं? एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर है, एक और एक हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। अब हमने जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, तो आइसोथर्म के केस में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। यानी कि तीन टर्म हमारे पास थी, फिर से देख लीजिए, x/m, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने जब इसको कांस्टेंट किया तो आइसोथर्म आया। तो अगर हम इसको कांस्टेंट कर देंगे तो आइसोबार आ जाएगा। यानी अगर हम इन दोनों में रिलेशन ड्रॉ करें कि अगर हम x/m और t में ग्राफ खींचे तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। तो देखिए इसके लिए जो हमारे देखिए इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये एक ग्राफ आएगा ऐसे। अगर ऐसा ग्राफ आता है तो ये इट शोज फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट शोज फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर यही ग्राफ इस तरह का आ जाए तो इट शोज केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए ध्यान से समझिए, प्रेशर के इफेक्ट में आइसोथर्मल था, जब प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन से रिलेशन था। अब हम आइसोबार की बात कर रहे हैं, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ ऐसा कर्व आता है तो इट शोज द फिजिकल एडजॉर्प्शन। और इस तरह का कर्व आता है जो पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। एक और होता है आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर एडजॉर्प्शन, आइसोस्टेयर। अब देखिए इसमें 30 में से अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, इन दोनों में ग्राफ खींचें, P और T में ग्राफ खींचें, अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे और इसको कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह की एक लाइन आएगी। तो इस तरह से देखिए तीन चीजें हमारे पास है, तीन में से एक एक को कर कर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। अब देखिए अभी हमने जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा उसमें एक चीज और है, उसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है। एक चीज और उसमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है कि हमारा जो रिलेशन था, मैथमेटिकल रिलेशन, वो तो था हमारा x/m
इज प्रोपोर्शनल टू P1/n। ये था, इसको हम लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू k p⁻1/n। यहां हमको पता है x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, p प्रेशर है, और बचा k और n, ये क्या है, दीज आर द कांस्टेंट, और इनकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट, ये दोनों पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। अब देखिए इस इक्वेशन का अगर हम लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, x/m, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए log k प्लस log p1/n, ये हमारे पास है। अब देखिए ये इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास एक log का फॉर्मूला होता है, log x⁻n हो तो इसको हम लिख सकते हैं n log x, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा x हो गया, ये n हो गया, तो फिर से रिराइट करेंगे हम log x/m log k प्लस 1/n log p, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं y c प्लस mx, यानी इनमें हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे आएगा, देखिए y एक्सिस पे हमको लेना है log x/m, x एक्सिस पे हमको लेना है x पर इसको लेना है log p, यानी log x/m और log p में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक लाइन आएगी। तो इस तरह की जो लाइन आएगी, इसका जो स्लोप होगा, ये m इज द स्लोप, m क्या होगा, ये 1/n को डिटरमाइन करेगा स्लोप। लाइन का ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे हमें 1/n की वैल्यू डिटरमाइन होगी, और c इज log k। ये देखिए ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो दिस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं log k की वैल्यू, तो इससे हम इन वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ा, एडजॉर्प्शन आइसोबार पढ़ा, आइसोस्टेयर भी पढ़ा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। Now application of the adsorption. First is production of high vacuum. देखिए इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर, जैसे कहीं किसी जगह को हमको मॉइस्चर फ्री करना है, एयर के अंदर मॉइस्चर है या वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वहाँ पर भी हम एयर को चारकोल पर वैक्यूम क्रिएट कर वैक्यूम प्रेशर पंप लगाकर वहाँ पर उस एयर को रिमूव कर सकते हैं, यानी एक वैक्यूम हाई वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है बाय एब्जॉर्बिंग दैट एयर फ्रॉम दैट पैलेस बाय चारकोल। नेक्स्ट टू गैस मास्क। देखिए मास्क क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कोल माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं वो पॉइजनस गैसें होती हैं, तो उनके मास्क में चारकोल बार बार आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बिंग एजेंट है, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, ये ऐसे जेल हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए जब हम कोई नया बैग ऑर्डर करते हैं या कोई सामान हमारे पास आता है तो उसमें पाउचेस मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो उस मॉइस्चर को, लेदर का कोई सामान हम मंगा रहे हैं तो मॉइस्चर को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स, आप लैपटॉप मंगाइए, फ़ोन मंगाइए, सब में कुछ एक पाउच जैसा आएगा, तो वो यही है रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे कि शुगर बनाते हैं तो शुगर में से कलर को रिमूव करने के लिए उसका एक कलर होता है रॉ शुगर का, तो उसको एनिमल चारकोल पर से पास करेंगे तो उसका से कलर साफ हो जाता है, वो फिनिश्ड शुगर हमको समझ में आती है।
नेक्स्ट इज हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस क्या है? बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन को कह सकते हैं हम, या रिडक्शन पढ़ सकते हैं। तो जैसे पैलेडियम और हाइड्रोजन ये यूज की जाती है। तो यहाँ हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट है और पैलेडियम क्या है? कैटालिस्ट है। तो दोनों की स्टेट देखिए, एक सॉलिड है एक गैस है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो यहाँ पर ये जो गैस है ये इसकी, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि गैस एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड, तो यहाँ एडजॉर्ब होती है तो ही ये कैटलिस्ट का काम कर पाती है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। बहुत सारी इनर्ट गैसेज जो हैं उनको हम कोकोनट चारकोल से पास करेंगे तो अलग अलग इनर्ट गैसेज अलग अलग सेपरेट की जा सकती है। इन क्योरिंग डिजीज, जो डिजीज के लिए हमें, जब कोई डिजीज होती है तो कोई मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होकर ही अपना वर्क करती है। फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। होता क्या है कि जो ओर्स होते हैं और स्पेशली सल्फाइड ओर, इसमें क्या है कि जब माइन से निकलता है तो बहुत सारी इसमें अनवांटेड चीज सिलिका वगैरह होती है, तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए एक प्रोसेस काम में लेते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो वहां पर हम इसमें पाइन ऑयल मिलाकर उसको स्टीयर करते हैं, तो फ्रोथ यानी झाग बनकर उसके सरफेस पे एडजॉर्ब होकर गंदगियां अलग हो जाती हैं और हमारा अलग हो जाता है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर की तरह भी वर्क करता है। बहुत सारे, जैसे सिल्वर हैलाइड है, इस पे अगर हम ईओसिन एक इंडिकेटर है, तो इसको इसके कांटेक्ट में ये जैसे एडजॉर्ब होगा तो एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा, तो उससे इसकी की पहचान हो जाती है कि भाई ये वाला इंडिकेटर हमने यूज किया है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालाइजिंग। क्रोमेटोग्राफी क्या है? लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट द थिंग। तो यहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी में, जैसे थोड़ा रिमाइंड करा दूं मैं, अगर हमने दो कलर्स को एक साथ मिला दिया है, दो कलर की इंक को हमने एक साथ मिला दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एडजॉर्प्शन से जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो स्लो रन करेगा, ये अलग अलग ट्रेवल करेंगे, तो एडजॉर्प्शन के बेसिस पर ही हम इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि वहां पर हम रेजिन का सेट बना लेते थे, तो वाटर को फ्लो करेंगे एक कैटायन रेजिन में से और एनायन रेजिन में से, तो इम्प्योरिटीज उस पर एब्जॉर्ब होकर रुक जाती हैं और हम वी कैन गेट clear water that is fit for drinking. So now in various way we can use the adsorption in day-to-day life. So it is very practical use chapter.